हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण में हम अधिशोषण की प्रकृति और लक्षण तक पढ़ चुके थे। अब हम आगे ले रहे हैं अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण बंध की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण। इसमें हम अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य बंध की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। यदि इन दोनों के मध्य वान डेर वाल्स आकर्षण बल है तो उसे भौतिक अधिशोषण, और यदि इनके मध्य रासायनिक बंध है तो इसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। पहला ले रहे हैं भौतिक अधिशोषण। अधिशोषण व अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल उपस्थित होते हैं, तो ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। यह अधिशोषण सामान्य प्रकृति का है जो सभी प्रकार की प्रावस्थाओं हेतु बनता है। इसे हम सामान्यतः फ्रेंडलिक अधिशोषण कहते हैं। ठोस की सतह पर उदाहरण है इसका। ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण सामान्यतः इस प्रकृति का होता है। दूसरे प्रकार का है रासायनिक अधिशोषण। इसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा रासायनिक बंधों का निर्माण होता है, अतः इसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यह सामान्यतः लैंगम्यूर अधिशोषण कहलाता है। तो भौतिक अधिशोषण को हम सामान्यतः फ्रेंडलिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को हम लैंगम्यूर अधिशोषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में धातुओं व हाइड्रोजन के मध्य धातु की सतह पर इस प्रकार का अधिशोषण होता है। उदाहरण है धातुओं के रूप में हम निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रुथेनियम आदि की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण प्रदर्शित करते हैं। जहाँ निकल धातु की सतह पर असंतृप्त तेल या एल्किनों का अधिशोषण भी रासायनिक प्रकृति का अधिशोषण है, जिसमें निकल धातु की सतह पर एल्किनों व हाइड्रोजन के अधिशोषण द्वारा हम कार्बन कार्बन द्विबंध का हाइड्रोजनीकरण कर अपचयन करते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट ले रहे हैं, वो है भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। चूँकि इस तरह के प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको टू द पॉइंट ध्यान रखना है। वैसे तो ये पॉइंट या ये अध्याय आपने लगभग कक्षा 12 के अंदर पढ़ रखा है पृष्ठीय रसायन के अंदर, लेकिन ये पुनः रिपीट किया जा रहा है। थोड़ा एडवांस है, वो पॉइंट्स बाद में आएंगे, वो भी हम इसके साथ में लेंगे। भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। बाईं ओर एक तरफ लिखा है आपने भौतिक अधिशोषण और दाईं ओर लिखा हुआ है रासायनिक अधिशोषण। पहला पॉइंट है अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल बनते हैं भौतिक अधिशोषण में, जबकि रासायनिक अधिशोषण में इन बंधों की प्रकृति रासायनिक होती है। दूसरा अंतर है भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊर्जा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की ऊर्जा इससे लगभग 10 गुना 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसमें आप मात्रक में जरूर ध्यान रखें, थोड़ा गलत यहाँ लिख रखा है। किलो के लिए स्मॉल लेटर के, जूल के लिए कैपिटल जे, और मोल के लिए हम प्रतीक MOL और फिर इन्वर्स यूज करते हैं, ई इनमें नहीं लिखा जाता है। तीसरा अंतर है ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण एक बार होने के बाद में इसमें गतिक साम्य उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उत्क्रमणीय प्रकृति का है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में बंध बनने के बाद में उसको तोड़ना या सामान्यतः आसानी से स्वतः टूटने की प्रक्रिया नहीं होती है। चौथा अंतर है ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, अर्थात लगभग सभी ठोस सभी गैसों को अधिशोषित करते हैं, अर्थात भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं है, जबकि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है। एक निश्चित धातु ही एक निश्चित गैस को अधिशोषित करती है। इसमें दो उदाहरण दिए हुए हैं। निकल धातु की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण है, और टंगस्टन धातु की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण भी रासायनिक अधिशोषण है।
5वां पॉइंट है, आसानी से या भौतिक अधिशोषण में आसानी से द्रवीकरण होने वाली गैसों तथा उच्च क्रांतिक ताप की गैसों का अधिशोषण अधिक होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण इन कारकों पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब भौतिक अधिशोषण गैस की द्रवीकरण प्रकृति और क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण इन बातों पर निर्भर नहीं करता है। 6वां पॉइंट है, भौतिक अधिशोषण की दर ताप में वृद्धि के साथ घटती है, अर्थात ताप बढ़ाया जाएगा अधिशोषण की दर घटेगी, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने के साथ अधिशोषण बढ़ता है, जो एक निश्चित यहाँ पर ऑप्टिमम या अनुकूल तापक्रम पर उच्चतम हो जाता है। इसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। चूँकि इस ग्राफ में x अक्ष पर T और y अक्ष पर x/v अर्थात अधिशोषण की मात्रा ली गई है। यहाँ पर लिया गया कैपिटल T तापक्रम को प्रदर्शित करता है। भौतिक अधिशोषण में ताप के साथ में अधिशोषण की दर घट रही है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में प्रारंभ में ताप बढ़ने के साथ अधिशोषण की दर बढ़ती है और एक निश्चित ताप, जिसे कि अनुकूल ताप या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, तक अधिकतम होने के बाद पुनः घट जाती है। यहाँ पर दोनों वक्र में ताप और अधिशोषण की मात्रा के बीच में ग्राफ आलेखित किया गया है तथा P या दाब स्थिरांक है या स्थिर है, इसलिए इस प्रकार के वक्र को हम समदाबी वक्र भी कहते हैं। अगला अंतर के रूप में दिया गया पॉइंट है, भौतिक अधिशोषण में दाब में वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, अर्थात दाब जितना ज़्यादा बाह्य दाब जितना अधिक होगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक हो जाएगी। और यहाँ पर वक्र में P और x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा के बीच वक्र आलेखित किया गया है और T कांस्टेंट है, अतः इसे हम समतापी कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है अर्थात रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक अधिशोषण दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर भौतिक अधिशोषण का जो वक्र दिया गया है, जिसको हम अधिशोषण समतापी कहते हैं, और ये अधिशोषण समतापी का वक्र माइका पर नाइट्रोजन के अधिशोषण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। माइका अभ्रक को कहा जाता है। अभ्रक की सतह पर नाइट्रोजन का अधिशोषण करने पर इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। अन्य उदाहरणों के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, सभी गैसों का ठोस की सतह पर अधिशोषण भौतिक अधिशोषण है, और दाईं ओर रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है निकल या प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण और टंगस्टन की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण इसका उदाहरण है। अतिरिक्त 2 पॉइंट और दिए गए हैं और उसमें है सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात भौतिक अधिशोषण प्रारंभ करने के लिए कोई अतिरिक्त सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और लास्ट और अंतिम पॉइंट है, भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय हो सकता है या होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण केवल एक परत ही बनाता है, अर्थात अधिशोषक के ऊपर अधिशोष्य की केवल एक ही परत बनती है। अब हम ले रहे हैं ठोस पर गैस का अधिशोषण। तो आगे वाली पूरी प्रक्रिया के अंदर हम केवल ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण का ही वर्णन करेंगे और उसी को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे और उसी से संबंधित समतापी का भी अध्ययन किया जाएगा। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पहला कारक है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अधिशोषण की दर बढ़ती है। उदाहरण स्वरूप चूर्णित ठोस पर अधिशोषण अधिकतम होता है, जबकि अचूर्णित ठोस पर अधिशोषण कम होगा। उदाहरण के रूप में चारकोल, जिसको हम पाउडर करके प्रयोग करते हैं, निकल, रेने निकल के रूप में चूर्णित निकल का उपयोग किया जाए, और जंतव चारकोल, ये भी फाइन चारकोल होता है, वो बारीक चूर्ण के रूप में होता है, तो इनकी अधिशोषण क्षमता अत्यधिक होती है। यहाँ तक कि इन जंतव चारकोल या फाइन चारकोल का उपयोग चेहरे के विरंजन के अंदर या
चेहरे पर लगी हुई गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है या स्वच्छता बनाए रखने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है तापक्रम। ताप में वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा घटती है तथा कमी के साथ बढ़ती है। ठीक है, ये हम पहले भी ले चुके हैं। और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म या अधिशोषण समदाबी वक्र के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ताप बढ़ाने के साथ अधिशोषण की दर बढ़ती है। वापिस ध्यान देना, ये ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण की प्रक्रिया का वक्र प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से तीसरा प्रभाव है ठोस पर गैस के अधिशोषण का दाब का प्रभाव। स्थिर ताप पर बंद पात्र में ठोस व गैस के मिश्रण का दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। प्राप्त ग्राफ को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। ये भी हम पहले ले चुके हैं। और इसमें ताप घटाने के साथ अधिशोषण की मात्रा लगातार बढ़ती है और इस वक्र को हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी भी कहते हैं। इसी तरीके से अधिशोष्य गैस की प्रकृति। गैस के द्रवीकरण की दर तथा क्रांतिक ताप में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर भी बढ़ती है। जिसके उदाहरण में हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, अमोनिया, SO2। बाएं से दाएं जाने पर गैसों के द्रवीकरण की दर तथा क्रांतिक ताप का मान लगातार बढ़ रहा है और क्रांतिक ताप व द्रवीकरण की दर बढ़ने के साथ अधिशोषण की मात्रा x/m भी लगातार बढ़ती जाएगी। अर्थात SO2 के अधिशोषण की मात्रा निश्चित ताप व दाब पर अधिकतम होगी और हाइड्रोजन के अधिशोषण की मात्रा निश्चित ताप व दाब पर न्यूनतम होगी। इसी गुण के कारण गैसों का पृथक्करण व उद्योगों में शीतलन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये गुण अर्थात गैसों के द्रवीकरण अधिशोषण का उपयोग हम गैसों को पृथक करने के लिए, जैसे कि उत्कृष्ट गैसों के मिश्रण को हम नारियल के चारकोल से पृथक करने के लिए हम अधिशोषण की प्रकृति का उपयोग करते हैं, उसकी दर का उपयोग करते हैं। और उद्योगों में शीतलन उत्पन्न करने के लिए भी हम इसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अधिशोषक, पांचवा पॉइंट प्रभावित करने वाला है अधिशोषक की सक्रियता। अधिशोषक की सक्रियता में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर बढ़ती है। अधिशोषक की सक्रियता बढ़ाई जाए तो अधिशोषण की दर भी बढ़ती है। और अधिशोषक की सक्रियता को हम निम्न प्रकार बढ़ा सकते हैं, जिसमें पहला है ठोसों को चूर्णीकरण करके अर्थात चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो अधिशोषण की दर बढ़ती है। जैसे कि सामान्य निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन यदि इसी जगह रेने निकल का उपयोग किया जाए तो वही अभिक्रिया कमरे के ताप पर आसानी से संपन्न हो जाती है, क्योंकि रेने निकल चूर्णित निकल है, जिसके अधिशोषण की दर बढ़ने के साथ अभिक्रिया दर भी बढ़ जाती है। दूसरा है ठोस की सतह को खुरदरी करके। अगर ठोस के ऊपर की सतह को खुरदरा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले उभारों और गर्तों के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे अधिशोषण की दर बढ़ती है और अभिक्रिया की दर भी बढ़ाई जा सकती है। ठोस के कण का अव्यवस्थित अधिशोषण करके, मतलब ठोस की सतह पर यदि उसी के कणों को अव्यवस्थित रूप से अधिशोषित कर दिया जाए तो उसमें भी उभार उत्पन्न हो जाते हैं और उसी की वजह से अधिशोषण की दर बढ़ती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, हम इलेक्ट्रोड के अंदर ब्लैक प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, जिसमें प्लेटिनम की सतह पर प्लेटिनम का अव्यवस्थित अधिशोषण कर इसका निर्माण करते हैं। उच्च ताप, और चौथा पॉइंट है उच्च ताप या अति तप्त भाप द्वारा ठोस की सतह से अवांछित अशुद्धियों को या अधिशोषित कणों को पृथक करके। अगर आपको अधिशोषण की दर बढ़ानी है तो दिए गए पदार्थ को या धातु को उच्च ताप पर या ठोस को उच्च ताप पर गर्म किया जाए या अति तप्त भाप के संपर्क में लाया जाए तो उसके ऊपर अधिशोषित पदार्थ या कण पृथक हो जाते हैं, जिससे अब नई गैस अधिशोषित आसानी से हो जाती है, अर्थात सक्रियता बढ़ जाती है, अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी। इस प्रक्रिया का उपयोग सामान्यतः हम हॉस्पिटल के अंदर उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए काम में लेते हैं और इसकी सक्रियता को बढ़ाने का काम करता है, जिससे बैक्टीरिया वगैरह भी हट जाते हैं और
ऑपरेशन वगैरह में इन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आज हम यहीं तक लेके चल रहे हैं और अगली क्लास के अंदर हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी का वापस वर्णन करेंगे।